मेरा नाम नूर है। मेरी ताया का बेटा जो उम्र में मुझसे 6 साल बड़ा था, जब जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया, तो मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब वो अचानक कमरे में आया तो तेरे संग यारा किस नंबर 4 निकाह ख्वाह और गुआह को चाय पिलवा के भेजने के बाद सामा सीधा अपने रूम में आया था और आते ही बेड पे सीधा लेट गया था, जबकि पाँव बेड से नीचे लटक रहे थे। सामने दोनों आंखें बंद करते अपने दोनों हाथों से कनपट्टियों को दबाया था। वो जज्बाती बंदा नहीं था, हर काम सोच समझ के करने वाला था। जाने आज कैसे जज्बात का मुजाहरा कर गया था। शायद अपनी माँ जैसी चाची की आंखों में आंसू और उनकी तरबियत पे उठते सवाल वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और जो फैसला करने में उसे आम हालात में शायद वक्त लगता, आज वो फैसला वो सेकंड्स में कर गया था। जिस लड़की को हमेशा माथे पे बल डाल के देखा था, वो आज उसकी बीवी बन के बैठी थी। ये बात दिमाग में आते ही उसका ध्यान हाले की तरफ गया था और साथ ही उसका बेहोश होना याद आया तो उसके माथे पे एक बल पड़ा था। जानता था वो इससे बहुत डरती है और हमेशा उससे भागने की सोच सोचती रहती है। अभी सामाने उसे ही भी हैंडल करना था। ये सब सोचते उसका दिल तिल हुआ था। कुछ देर वैसे ही सही लेटे रहने के बाद वो शावर लेने के इरादे से उठता कि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो सके। हाले को जब से होश आया था वो बस रोई जा रही थी। सैफ साहब तो उसे होश आते देखकर मोबाइल लेके वहां से निकल गए थे ताकि वहां मौजूद वर्कर्स को हिदायत दे सकें, क्योंकि अब उनका इरादा वापस दुकान जाने का नहीं था। जबकि रीला और उस्मत बेगम उसे चुप करवाने में मसरूफ थी। हाले अब बस करो, कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया है हमने तुम पर। उसे चुप ना करते देख रीला बेगम ने जरा सख्ती से उसे सरजनश की थी। आप जैसी जालिमा मैंने कहीं नहीं देखी। पहले मुझे बताए बगैर रिश्ते वालों को बुलाया और फिर आना फाना निकाह भी कर दिया, वो भी इस जलाद से। हाले ने रोते हुए उनके जुल्म गवाए तो उसकी आखिरी बात पे असमत बेगम की मौजूदगी की वजह से रहीला बेगम ने उसे गोरी से नवाजा था। तो मेरा बच्चा, तुम्हें उसे जुला से इंसान बना लेना, अब तो शोहर है तुम्हारा। रहीला बेगम के कुछ बोलने से पहले असमत बेगम ने कहा कि उनके लहजे में हल्की सी शरारत की भी रमक थी। जैसे महसूस करते रहीला बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट चमकी थी, जबकि सामा को अपना शोर तस्वर करते हाल के आंसू में इजाफा हुआ था। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कुछार में फेंक के खुद सारे सारे इत्मीनान से बैठे हुए हैं। हाली रोते हुए वहां से उठ के भागते हुए अपने पोषण में चली गई थी। सामा के साथ सारी जिंदगी गुजारने का सोच के ही उसका दिल बैठा जा रहा था। उसकी गोहर अफशानी पे राहिला बेगम ने घबरा के असमत बेगम को देखा था। जो भी था वो तुम्हें तो सामा की माँ कहीं बुरा ही नहीं मना जाती, मैंने बुरा नहीं मनाया। और फिक्र मत करो रहीला, आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही ठीक हो जाएंगे। रहीला बेगम की नजरें खुद पे महसूस करते असमत बेगम ने इन्हें तसल्ली दी तो वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। इन्हें असमत बेगम का रवैया उलझा रहा था। उन्होंने कभी हाले को लेके कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उसके रिश्ते का सुन के भी उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। अब निकाह के बाद भी उनका रवैया नॉर्मल था और ये बातें राहिला बेगम को उलझा रही थी। वो चाह के भी असमत बेगम से पूछ नहीं पा रही थी। दोपहर के खाने भी तकरीबन सभी मौजूद थे, सिवाय हाले के जो निकाह के बाद से कमरे में बंद थी। दो तीन दफा रीला बेगम उसके कमरे में गई थी, मगर उसने ना तकिए में सर निकाला और ना ही उनके किसी बात का जवाब दिया। और वो उसे खाने के लिए भी बुलाने आई थी, जिसपे उसने साफ इनकार कर दिया था। तो रीला बेगम ने भी ज्यादा असर करने की बजाय उसे उसके हाल पे छोड़ दिया था। हाले नहीं आई खाने के लिए, उसकी गैर मौजूदगी पे सैफ साहब ने रहीला बेगम से सवाल किया था। मैं बुलाने गई थी, वो कहती है भूख नहीं है। रीला बेगम के जवाब पे सैफ साहब ने बस सर हिलाया। उन्होंने ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। वो भाभी मैं शर्मिंदा हूँ, सामा के कहने पे निकाह करवा दिया। आपसे एक बार नहीं पूछा, ना मैंने और ना सामा ने। सैफ साहब ने शर्मिंदगी से सर झुकाते असमत बेगम से कहा था। उनका की बात से पहले तो उन्होंने चौंक के सैफ साहब को देखा और फिर होले से मुस्कुराई थी। सैफ, ये सामा के मामले में तुम कब से मुझसे कुछ पूछने लगे? बचपन से तो उसे बेटे की तरह सीने से लगा के रखा है तुमने। उस्मत बेगम की नरमी से कहने पे सैफ साहब ने सर उठाकर इन्हें देखा था। हाँ, मगर फिर भी आप माँ है सामा की, मुझे एक दफा तो पूछना ही चाहिए था आपसे। बस कर दो, सैफ ने। सामा तुम्हारे लिए बेगाना है ना, ना हाले मेरे लिए। मैं तो शुरू से ही हाले को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हाँ, मगर ये नहीं पता था कैसे सब कुछ होगा। असमत बेगम के अल्फाज पे सैफ साबर और हिलवा बेगम ने हैरत से ओ बेयकीनी से पहले एक दूसरे को और फिर असमत बेगम को देखा, जबकि सामा उस सारी गुफ्तगू में बस सर झुकाए खाना खाने में ही मसरूफ था।
असमत बेगम ने उनकी हैरानगी और उनके दिमागों में घूमता सवाल अच्छी तरह समझा था। हाँ, मेरी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी। जब रहीला ने हाले के लिए रिश्ते वाली को कहा था, तो मैं उसे मना करना चाहती थी, मगर इससे पहले मैं एक दफा सामा से बात करना चाहती थी, मगर उससे इस मौजू पे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला और रिश्ते वाले ने लड़का भी ढूंढ लिया। असमत बेगम ने तफसीली बात करते उन दोनों की हर उलझन दूर की थी और वो मुझे ये भी था कि तुम सामा को ही हर किसी पे फोक के दोगे। असमत बेगम ने मजीद कहा, और तो उन दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई थी। जी भाभी, मैंने भी सामा को ही हमेशा अपने दामाद के रूप में देखा था, मगर फिर भी मैंने सोचा कहीं सामा ये ना समझे कि चाचा पालने पोसने के इवज धौंस जमा रहा है। इस दफा सामा ने सर उठाकर इन्हें देखा था। चाचा जान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ? मेरे दिल में आपका और चाची का मुकाम डैडा और मम्मा जैसा है। इसकी बात पे सैफ साहब और रहीला बेगम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई थी। जानता हूँ। सैफ साहब ने शक्कत से भरी नजरों से उसे देखते कहा, अच्छा अब बस करें ये उदासी की बातें। हमने जो सोचना था होता है, सोचते रह जाते हैं, और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हाले और सामा का निकाह ऐसे ही होना था, अल्लाह के हुक्म से वो हो गया। अब सारी बातें छोड़ के बस खाना खाए सब। असमत बेगम की बातें सब मुस्कुराते हुए खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। लीला बेगम और सैफ साहब अल्लाह की इस करम नवाजी पे दिल ही दिल में उनका शुक्र अदा कर रहे थे। और रात को सामा 8 बजे लाउंज में आकर बैठ गया था ताकि हाले को पढ़ा सके। हफ्ते वाले दिन वो लेट आया था पुलिस स्टेशन से, इसलिए हाले की छुट्टी हो गई थी, मगर आज उसका हाले को छुट्टी देने का कोई इरादा नहीं था। इस वक्त रहीला और असमत बेगम किचन में मौजूद थी, जबकि सैफ साहब अपने किसी दोस्त के साथ शाम से निकले हुए थे। जारी है।